new moms, welcome to our YouTube channel. So if you are new to our channel, myself Dr. Garima Vishwas, I am antenatal and postnatal fitness expert and obstetric and pelvic floor rehab therapist. तो आज मैं आपके साथ टॉप 10 ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपकी इजी एंड नेचुरल डिलीवरी में हेल्प करेंगे। तो ऐसे कौन कौन से हैं टॉप 10 टिप्स, इसके लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए जिसमें हम डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इजी एंड नॉर्मल डिलीवरी की, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्टे एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। क्योंकि जो लेबर की जर्नी होती है वो पेनफुल जर्नी तो होती ही है, साथ में इस टाइम आपको अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस भी चाहिए होती है। और ये स्ट्रेंथ और ये इंड्योरेंस आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप जो एक्सरसाइजेस करते हैं उनसे आपको ये स्ट्रेंथ और ये इंड्योरेंस जो है वो डेवलप होगी। इसलिए आपको अपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड में किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में रहना है। या तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, या आप प्रीनेटल योगा कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। सो वी हैव मेनी ऑप्शंस, बट आपको किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में जरूर रहना है। इसके बाद अगर मैं सेकेंड टिप की बात करूं तो सेकेंड टिप में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी एक वेल बैलेंस्ड एंड नरिश्ड डाइट लेना तो जरूरी होता ही है। और इफ यू आर लुकिंग फॉर अ नॉर्मल एंड नेचुरल डिलीवरी तो 36 वीक के बाद आपको अपनी डाइट में डेट्स, जिसे हम खजूर कहते हैं, पाइनएप्पल, रेस्पबेरी लीव्स, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड आपको करना चाहिए। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज नहीं है तो आप दिन में आराम से 3 से 6 खजूर ले सकते हैं। खजूर, पाइनएप्पल एंड रेस्पबेरी लीव, ये सब आपके सर्विक्स को डायलेट करने में एंड इजी डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। एंड डाइट के बाद अगर मैं टिप नंबर 3 की बात करूं तो थर्ड नंबर टिप है आपके लिए कि आपको इस टाइम अपने फिजिकल बॉडी के साथ साथ अपने मेंटल बॉडी को भी प्रिपेयर करना जरूरी है। सो अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अच्छी रखने के लिए, मेंटल स्टेबिलिटी के लिए इस समय आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। इस समय आपको डीप एंड रिलैक्स ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस समय आपको कोशिश करना चाहिए कि आप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी टाइम में आपको प्राणायाम लाइक अनुलोम विलोम प्राणायाम, ओम चैंटिंग, भ्रामरी एंड डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग या एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग टेक्निक आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। जब आप इस तरीके की ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने स्ट्रेस के लेवल को बहुत हद तक रिड्यूस करते हैं। एंड जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन बॉडी में रिलीज होने के कारण ये आपकी सारी मसल्स को टाइट करने का काम करता है। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप लेबर के टाइम में किसी तरीके का स्ट्रेस ना लें। और उसके लिए जरूरी है कि आप ब्रीदिंग टेक्निक की पहले से ही प्रैक्टिस करें, जिससे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी रहे। एंड टिप नंबर 4 इज पेरिनियम मसाज। तो पेरिनियम एक ऐसा एरिया है जो कि आपके वेजाइना और एनस के बीच में होता है। तो इस समय पेरिनियम मसाज करने से पेरिनियम एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। अगर आपकी पेरिनियम की इलास्टिसिटी अच्छी है तो वो आपके बेबी की डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपका पेरिनियम एरिया टाइट है तो वो आपके बेबी की डिलीवरी को थोड़ा सा डिफिकल्ट करता है, इसलिए उस समय कट लगाने पड़ते हैं जिसे हम एपिजोटोमी कहते हैं। इसलिए इस समय पेरिनियम मसाज करना हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को एडवाइजेबल होता है, जिससे कि उनकी बर्थ और ये जो डिलीवरी है वो इजी हो। एंड पेरिनियम मसाज के बाद टिप नंबर 5 इज दी पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन। मैंने अपने पहले के बहुत सारी वीडियोस में पेल्विक फ्लोर के बारे में आपको एजुकेट किया है कि पेल्विक फ्लोर क्या है और हमें प्रेगनेंसी में ये किस तरीके से एक मदर की लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो इस समय हमें 34th वीक के बाद पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। वैसे तो बहुत सारी पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस होती हैं, बट इस समय अगर आप स्क्वैट्स करते हैं, आप डक वॉक कर रहे हैं, लंजेस कर रहे हैं, तो ये भी आपके पेल्विक फ्लोर एरिया को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। सो टिप नंबर 6 इज एजुकेट योरसेल्फ अबाउट द लेबर।
अगर आप अपने आप को लेबर के लिए एजुकेट करते हैं तो यहीं से आपका 70% फियर जो होता है लेबर के पेन को लेकर, लेबर के प्रोसीजर को लेकर, वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस समय मैं हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को सजेस्ट करती हूँ कि चाइल्ड बर्थ एजुकेशन क्लास करना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें कि हम सिखाते हैं कि आपके लेबर की कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं, किस स्टेज में आपकी ब्रीदिंग टेक्निक कैसी होगी, पुशिंग टेक्निक कैसी होती है, कब आपको हॉस्पिटल जाना है और लेबर के कौन कौन से साइंस हैं। तो जब आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है कि आप किस तरीके से इस लेबर की जर्नी में जाने वाले हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, तो आप अपने फियर को बहुत हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। एंड जब आप फियर आपका रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो डिलीवरी है वो इजी एंड पेन फ्री होगी। And tip number 7 is which is most important, positions during the labor. Mostly mothers क्या करती हैं कि during the एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, जब वो स्टेज 1 ऑफ लेबर में है, जब लेबर का पेन स्टार्ट हो चुका है, तो वो समय बेड पे सीधे लेट जाती हैं। बट इस समय अगर आप स्टिल लेट जाते हैं तो इसकी वजह से आपकी जो डिलीवरी है वो लेट होगी। बिकॉज जब भी आप लेटे हुए पोजीशन में रहते हैं तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर मदर स्टिल है तो बेबी भी स्टिल होगा, बेबी भी मूव नहीं करेगा जल्दी। तो बेबी को जल्दी मूव कराने के लिए और हमारे लेबर के ड्यूरेशन को शॉर्ट करने के लिए इस समय मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप जब एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में हैं, जिस समय आपका पेन नहीं है, आप क्योंकि दो जब पेन होते हैं, दो कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में रेस्टिंग फेज भी होता है। तो इस रेस्टिंग फेज में आपको एक्सरसाइजेस करनी है। सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्क्वेटिंग कर सकते हैं, डक वॉक कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं। बट किसी ना किसी तरीके से आपको अपने आप को एक्टिव करना है। जितना आप एक्टिवली मूव करेंगे उतना ग्रेविटी फैसिलिटेट करेगी आपकी डिलीवरी में। तो इससे आपकी डिलीवरी जो है वो शॉर्ट होगी, और जितनी शॉर्ट डिलीवरी होगी उतना आपके मसल्स में वियरिंग एंड टियरिंग जो है वो कम होगी। So this is the most important tip. Then next tip is positions. कि अगर आप पेन में हैं तो उस समय आपकी पोजीशंस कैसी होनी चाहिए, या आपकी लेबर को फैसिलिटेट करने के लिए बहुत सारी पोजीशंस होती हैं। उन पोजीशंस में होने से भी आप अपने लेबर की ड्यूरेशन को शॉर्ट करते हैं। तो इस समय फॉरवर्ड लीडिंग पोजीशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल होती है। वैसे हमने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर हम पोजीशंस की बात करें तो आपको फॉरवर्ड लीनिंग पोजीशन में होना है। ये वाली पोजीशन में आपको नहीं बैठना, हमेशा फॉरवर्ड लीनिंग वाली पोजीशन में होना है। तो आप या तो फॉरवर्ड लीनिंग ऑन द वॉल हो सकते हैं, फॉरवर्ड लीनिंग ऑन द चेयर हो सकते हैं, बट आपकी जो पोजीशन होगी वो फॉरवर्ड लीनिंग होगी, या ऑल फोर, जिसे हम कैट एंड कैमल पोजीशन कहते हैं। ये दोनों पोजीशन आपके पेन को रिड्यूस करने में और आपके लेबर को फैसिलिटेट करने में एंड इजी डिलीवरी में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट टिप नंबर 9 इज द प्रैक्टिस ब्रीदिंग टेक्निक ड्यूरिंग द लेबर। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जब आप एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, दैट मीन्स पेन हो रहे हैं, उस समय आपको फॉरवर्ड लीनिंग पोजीशन में बैठकर ब्रीदिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करनी है। और इस समय जो ब्रीदिंग टेक्निक होती है उसमें हम एक्सहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन पे फोकस करते हैं। लाइक अगर हम इनहेल कर रहे हैं और यहाँ पे अगर हम एक्सहेल करें तो इसके बीच में हम हमेशा रेशियो रखेंगे 1:2 काउंट। लाइक इफ यू आर इनहेलिंग मीन्स अगर आप ब्रीथ इन कर रहे हैं 2 काउंट के लिए, तो एक्सहेल जो होगा वो होगा 4 काउंट्स के लिए। अगर आप इनहेल 3 काउंट कर रहे हैं तो एक्सहेल जो होगा वो 6 काउंट के लिए। तो ये ब्रीदिंग टेक्निक आपको कब प्रैक्टिस करनी है, जब आप एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में हैं एंड आपका कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो गया, पेन स्टार्ट हो गया। आपको सिंपली डीप ब्रीथ करना है, इनहेल थ्रू द नोज एंड देन इनहेल एंड देन एक्सहेल। सो यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक्सहेल आपको थ्रू द माउथ करना है एंड इनहेल थ्रू द नोज करना है। Exhalation should be from the mouth and it should be deep. So if you are inhaling for 2 count, तो exhaling should be for 4 count. So ये breathing technique आपके पेन को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और साथ ही आपको रिलैक्स करने में भी हेल्प करती है। और इस ब्रीदिंग टेक्निक से हम अपने pelvic floor एरिया की मसल को भी रिलैक्स कर सकते हैं। सो ये आपकी नॉर्मल एंड ईजी डिलीवरी में भी हेल्प करती है। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10th पॉइंट इज कि
आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी पुशिंग टेक्निक की बात होती है या लेबर के टाइम में जब पुश करना होता है तो मोस्टली फीमेल्स इस पोजीशन में होती हैं। वो टीथ को क्लेंच कर लेती हैं, फिस्ट बना लेती हैं एंड अपने नेक की मसल्स को बहुत टाइट कर लेती है। तो ये पोजीशन जो होती है वो सबसे ज्यादा गलत पोजीशन है। इस पोजीशन में आप क्या कर रहे हैं, आप जब अपनी बॉडी को इस तरीके से फीस्ट बना रहे हैं या अपने टीथ को क्लेंच कर रहे हैं तो आप अपनी मसल्स को और ज्यादा टेंस कर रहे हैं, स्पाज्म में लेकर आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो बर्थ डोर मसल है, जो वेजाइनल एरिया के मसल है, जो पेल्विक फ्लोर एरिया के मसल है, आपने उसे खोलने की जगह उसे बंद कर दिया है। अब ये बर्थ डोर बंद होने की वजह से आपके बेबी को बाहर आने में मुश्किलें होती है, इसलिए वो जब बाहर आता है तो कट भी एक्स्ट्रा लगते हैं। इसलिए आपको इस टाइम बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से अपने टीथ को क्लिंच नहीं करना है, फिस्ट नहीं बनाना है। आपको नॉर्मली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट पे फोकस करना है। और इस समय हम विजुअलाइजेशन टेक्निक की बात करते हैं कि इस समय आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक करना चाहिए। दैट मीन्स कि आप जब पेन में हैं, आप ब्रीदिंग टेक्निक कर रहे हैं, उस समय आपके माइंड में आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके कोई भी पास्ट हैप्पी इवेंट्स हैं या आपकी कोई डिजायर्स है किसी हिल स्टेशन पे जाने के लिए, किसी बीचेस पे जाने के लिए, तो आपको जस्ट विजुअलाइज करना है कि आप उस जगह पे हैं एंड यू आर एंजॉइंग दैट व्यू, यू आर एंजॉइंग दैट कंपनी एंड आपको अपने माइंड को जस्ट डिस्ट्रैक्ट करना है। जितना आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब होंगे उतना आपका पेन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये थे टॉप 10 टिप्स फॉर इजी एंड नॉर्मल डिलीवरी। सो आई होप कि ये टिप्स आपके लिए यूजफुल होंगे। गिव अ थम्स अप टू अस एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं एंड प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।